Assalamu alaikum and welcome to Excelling Divas Post Divorce Support Community for Pakistani Women। जिसमें कि आप जानते हैं कि ये कम्युनिटी बनाई गई है उन पाकिस्तानी औरतों के लिए जो कि डिवोर्स से गुजर रही हैं और डिवोर्स से रिलेटेड चैलेंजेस को नेविगेट करने की कोशिश कर रही हैं। डिवोर्स से रिलेटेड वैसे तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो हर डिवोर्स औरत के जहन में आता है वो ये है कि कैन आई गिव दिस अनदर चांस। क्या मैं दोबारा जिंदगी में शादी को, मोहब्बत को या किसी और रिश्ते को मौका दे सकती हूँ? और अगर दे सकती हूँ तो उसको किस तरह से अपनी जिंदगी में शामिल किया जाए, किस तरह से इस जिंदगी के नए मोड़ पर कदम रखा जाए और किस तरह से किसी दूसरे इंसान को मौका दिया जाए। जिस तरह की डिवोर्स हमेशा कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस में हमारी जिंदगी में आती है, चाहे वो कोई मर्द है चाहे वो कोई औरत है, जो कि हमारे लिए पॉजिटिव सर्कमस्टांसिस नहीं होते, बहुत ही नेगेटिव सर्कमस्टांसिस होते हैं। डिवोर्स के बाद आपका रिलेशनशिप्स और इवन जो मर्द हजरात है उनसे रिलेटेड भी ट्रॉमा औरतों के जहन में आ जाता है। सो ये बहुत ही नेचुरल है कि डिवोर्स के बाद एक औरत किसी मर्द पे भरोसा ना करना चाहे या कोई नया रिश्ता ना स्टार्ट करना चाहे। लेकिन हर औरत इस तरह से नहीं सोचती। कुछ औरतें डिवोर्स के बाद भी अपनी जिंदगी में खुशियां वापस लाने के लिए मोहब्बत को, प्यार को, शादी को दूसरा मौका देने की कोशिश करती है। अब उसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनको सामने रखनी चाहिए अगर वो डेटिंग लाइफ स्टार्ट करना चाह रही हैं, या अगर वो रिलेशनशिप एडवाइस चाहती हैं, तो उसमें कौन सी चीजें हैं जो उनको हेल्प कर सकती हैं? उसके लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है रिलेशनशिप एडवाइस के लिए, और उसकी आज ये पहली केस है। अब जब भी आप कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं तो आपको उसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, जिसको आपको सबसे पहले जानना या समझना जरूरी है, वो है इमोशनल मेच्योरिटी। एक इंसान कभी भी हेल्दी रिलेशनशिप कायम नहीं कर सकता और उस रिलेशनशिप पे खुद भी कायम नहीं रह सकता जब तक वो इमोशनली मेच्योर ना हो। अब इमोशनल मेच्योरिटी क्या चीज होती है, इसको किस तरह से समझा जा सकता है और इसको किस तरह से अपनी जिंदगी में शामिल किया जा सकता है, इस पे हम बात करेंगे आज। उस पर बात करने के लिए हमारी ग्रुप के एडमिन सदफ हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनको मैं वेलकम करती हूँ। वेलकम सदफ, हेलो, हाउ आर यू? Hi, Nimra. Thank you so much. Alhamdulillah, I'm fine. How are you? आई एम गुड टू। सो इफ यू वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, द स्टेज इज योर, द माइक इज योर। Yeah, definitely. Thank you so much. So, to everyone who does not know me yet, मेरा नाम सदफ है. I'm a mother, a single mom of two kids. My kids are aged soon turning 11 and 13. डिवोर्स को मेरे हो गए हैं 3 साल, लेकिन सेपरेशन को इन टोटल इट्स बीन ओवर 8 years, so almost 9 years. और आज का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है आई थिंक, क्योंकि हमारे में से बहुत ऐसी औरतें हैं जो कि जिस तरह से निम्रा ने कहा घबरा जाती हैं उस सिचुएशन से, एंड दे डू नॉट वांट टू एंटर बैक अ रिलेशनशिप एवर अगेन। ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपको मर्दों से इतना ट्रॉमा मिल चुका होता है कि आपको मर्द ज़ात से ही नफरत हो जाती है। और आई थिंक कि उसको कम्प्लीटली उससे भागना इज़ नॉट द सोल्यूशन, बट यू हैव टू लर्न टू बी इमोशनली मैच्योर, ताकि जब आप दोबारा से एक रिलेशनशिप में एंटर हो तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और ये चीज़ हम हमारे लिए और ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम डिवोर्स से गुजर चुके हैं, एक फर्स्ट नेगेटिव एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं। तो या दैट्स व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट। First segment of this episode and each episode that will come afterwards this episode, उसमें हम लोग इसी तरह कुछ segments होंगे जिनको हम follow करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा segment है, जो सबसे पहला जो एक हम लोगों ने ऐड किया एक्टिविटी, that is truth bomb, और उससे related सदफ हमें बताएंगी कि truth bomb में actually क्या होता ट्रूथ बॉम्ब में देर इज समथिंग, सम काइंड ऑफ कॉन्फेशन दैट वी मेक, जहाँ पे हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, या देर इज सम काइंड ऑफ आइस ब्रेकर टू द सिचुएशन। और टुडे रिलेटेड टू दिस सिचुएशन आई वुड लाइक टू शेयर दैट इवन दो ठीक है हमारा पहला एक्सपीरियंस इस तरह से ख़राब रहा, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मोर देन वंस you are capable of making the same mistake, and that's something that I have done personally as well, and I can tell you it's painful, definitely. Lekin getting out of that and then growing after each experience is extremely important. So that's why doing that inner work बहुत ज़रूरी है कि आप अंदर से अपने आप को इतना मैच्योर करें, इतना सही करें कि आपके लिए बहुत क्लियर हो, आपके लिए बहुत क्लियर हो कि अब मैंने क्या चीज़ एक्सेप्ट करनी है और क्या नहीं एक्सेप्ट करनी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत सी औरतें देखी हैं जो कि दे डू नॉट एक्सेप्ट any kind of abuse at all, and they are extremely successful in their lives. So I would really encourage you to do the same too. Lekin of course, let's start our discussion, and we will be coming back to those points again.
Yeah, sure, Sadaf. And before we start this discussion, I would like to talk about emotional maturity as a topic. कि मतलब ये क्या चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे यहाँ देखिए बहुत सी चीजें होती है जो इंसान हम लोग इग्नोर कर जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। वैसे भी डिवोर्स वुमेन से हटकर भी अगर हम लोग रिलेशनशिप की बात करें, तो हमारे इस तरह से किया जाता है कि देखा जाता है लड़की गोरी है और पतली है और जवान है तो ठीक है, डन हो गया। लड़का अमीर है, दैट्स ऑल, उसका और कोई पैरामीटर नहीं है जो कि उसको रखा जाएगा कि उसके ऊपर उसको देखा जाएगा। तो ये दो जब मीट ये उनकी रिक्वायरमेंट्स मीट होती हैं तो दे थिंक दैट ओके जी, इसका चाहे जैसे भी हो मिजाज जो भी हो, दे कैन वर्क इट आउट। लेकिन ऐसे नहीं होता। स्पेशली आफ्टर डिवोर्स आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है चीजों को लेके, बिकॉज यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू ट्रॉमा और आपकी जिंदगी में एक फेलियर पहले ही आ चुका है। उसके बाद भी अगर आप दूसरा डिसीजन भी उसी तरीके से लो जिस तरह से आपने पहला लिया है, तो यू आर सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर फेलियर। उससे बेहतर ये है कि आप एक ऐसी अप्रोच अपनाएं जिसमें आपको कामयाबी हासिल होने के ज्यादा चांसेस हो। तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी रिलेशनशिप को स्टार्ट करने से पहले असेसमेंट, अपनी सेल्फ असेसमेंट, कि आप इमोशनली मेच्योर हो कि नहीं हो। अब इमोशनल मेच्योरिटी क्या चीज होती है? इमोशनल मेच्योरिटी मेरे ख्याल से, मेरे नजदीक ये है कि आप अपने आप को अच्छी तरीके से जानते हो। आपको अपने आप को जानना, सेल्फ अवेयर होना, और अपने इमोशंस को लेकर जो आपके पास सेल्फ कंट्रोल होता है ना, वो एक्चुअली इमोशनल मेच्योरिटी होती है। अगर मैं इमोशनली मेच्योर हूँ तो मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने आते हैं, मेरे इमोशंस मुझे कंट्रोल नहीं करते। कि मैं इमोशंस में आके कोई ऐसा काम कर दूं कि जो बाद में मुझे लगे दिस वाजंट मी, ये मैंने अपने आप से बाहर होके काम किया है बिकॉज मैं इमोशनल थी। तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर इमोशनल मेच्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर मैं इमोशनली मेच्योर हूँ तो मैं अपने इमोशंस को खुद को कंट्रोल नहीं करने दूंगी, उनकी एक उसमें बहूंगी नहीं कि जिस तरह वो मुझे लेके जा रहे हैं मैं उसी तरह उनके साथ चल रही हूँ, बल्कि मैं थोड़ा सा सोचूंगी, अपने इमोशंस को अपने फायदे में यूज करने की कोशिश करूंगी। उसके अलावा जो इमोशनल मेच्योरिटी होती है ना, वो आपको तब नजर आती है जब आपको ये होता है कि आप खुद ये चीज अपने अंदर महसूस करते हो कि मैं एक नए बंदे को स्पेस दे सकती हूँ अपनी जिंदगी में। अक्सर इस तरह होता है कि हम लोग रिलेशनशिप स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन बाद में हमें पता होता है कि ओहो मैं तो उससे बात नहीं कर सकती, मैं तो इसको टाइम नहीं दे सकती, मैं तो इसको अकोमोडेट नहीं कर सकती अपनी जिंदगी में। आपने इस चीज को रियलाइज ही नहीं किया होता कि मैं इसको स्पेस देने के लिए रेडी भी हूँ। क्या मैंने अपने आप को दिमागी तौर पे, इमोशनल तौर पे इस चीज को रिसीव करने के लिए रेडी किया है? और कोर चीज जो इमोशनल मेच्योरिटी में आती है वो ये होती है कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हो एक हेल्दी वे में। देखिए कुछ लोगों का ऐसा होता है ना कि वो आपको बहुत ज्यादा अब्यूज करते हैं, टॉर्चर करते हैं, और फिर बाद में कहते हैं मैं तो प्यार ऐसे ही एक्सप्रेस करता हूँ, मेरा तो यही तरीका है। या औरतें भी इस तरह से कह देती हैं कि मैं है गुस्सा वगैरह बहुत करती हूँ, लेकिन एक्चुअली मेरे प्यार को एक्सप्रेस करने का यही तरीका है। ये आपके प्यार को एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं है, आप एक्चुअली हील्ड नहीं हो, आपको अपने इमोशंस को हेल्दी वे में एक्सप्रेस करना नहीं आता। तो जब आपको अपनी मोहब्बत को, अपनी प्यार को, अपनी केयर को दूसरे बंदे को एक हेल्दी वे में देने आता है, जिसको वो रिसीव करके खुशी हासिल करता है, ना कि उसको किसी किस्म का ट्रॉमा होता है उससे, तो तब भी आप इमोशनली मेच्योर हो। तो इमोशनल मेच्योरिटी के बहुत सारे पहलू हैं, जिसमें ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो अपनी सेल्फ अवेयरनेस है। अपने आप को जानना, कि आप अपने आप को बेहतरीन तरीके से जानते हो और समझते हो कि मेरा क्या रिक्वायरमेंट है। जब मैं रिलेशनशिप स्टार्ट करने जा रही हूँ तो मैं क्या देखूंगी कि मुझे अपने पार्टनर में क्या चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई फलां मेरी फ्रेंड है तो उसका पार्टनर जो है बड़ा हैंडसम है तो मुझे भी हैंडसम वाला चाहिए। मेरी एक और फ्रेंड है, उसके पार्टनर के पास बड़ी अच्छी गाड़ी है तो मुझे गाड़ी वाला पार्टनर चाहिए। ऐसे आप रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं कर सकते। आप ये देखें कि आप किस किस्म का जो एटीट्यूड है एक बंदे का, उसके साथ आप लॉन्ग टर्म में रह सकते हो। ठीक है। मैं लड़कियों को ज्यादातर ये एडवाइस देती हूँ कि जब आप डिसाइड कर रही हो ना रिलेशनशिप के लिए, आप कंफ्यूज हो कि मैं इस बंदे को चांस दूं कि ना दूं, पिक्चर योर लाइफ विद हिम फॉर 10-20 years एंड पिक्चर हिम एज द फादर ऑफ योर किड्स। आप देखो कि वो आपके बच्चों के बाप के तौर पर एक जिम्मेदार इंसान बनेगा, या 10-20 साल आप उसके साथ रहना कबूल करोगी, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आप उसको अपनी जिंदगी में ला सकते हो, उसको दे सकते हो कि नहीं। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इन सबको सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज एक्चुअली इमोशनल मेच्योरिटी, जिसको मैं समझती हूँ कि इमोशनल मेच्योरिटी है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो हमारे लिए ये होता है कि कुछ चीजें हमें लर्न करनी पड़ती हैं और कुछ अनलर्न करनी पड़ती हैं। तो वो क्या होता है उसके बारे में हमें सदस्य बताइए। अच्छा, थैंक यू सो मच निम्रा। इमोशनल मैच्योरिटी की जिस तरह से बात की है निम्रा ने, हकीकत ये है कि इतना आसान, इतना सिंपल नहीं होता। स्पेशली वो औरतें जो जनरली अब्यूज़ को एक्सेप्ट करती हैं, कहीं न कहीं बचपन में वो इस तरह के ट्रॉमा से गुज़री होती हैं कि जिसकी वजह से वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं। तो आपको अपने अंदर से उन चीज़ों को निकालने की ज़रूरत है। आपने फर्स्ट टाइम जब शादी की, आपके जिस भी सर्कमस्टेंसेस में शादी हुई, जो भी उस चीज़ की रीज़न थी, जो कुछ भी था, आज आपने सही से सोचना है कि ऐसा क्या किया मैंने, ऐसा क्या कुछ एक्सेप्ट किया जो कि मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। आपको अनलर्न करने का मतलब
मतलब है उन सब चीज़ों को अपने अंदर से निकालना, उन सब बिलीव्स को, जो-जो आपके बिलीव्स हैं, और जो जिस तरह से आप रिएक्ट करते हो दूसरों का अब्यूज़ हो या किसी की सख्त बात हो, आप उनके साथ किस तरह से रिएक्ट करते हो। इन चीज़ों को आपने अनलर्न करना है, आपने उस तरह से नहीं रखना जिस तरह से आपने बड़े होते हुए किया था। पिछले दिनों फ़ेसबुक ग्रुप में किसी ने बहुत अच्छी एक वीडियो शेयर की थी जिसमें एक औरत बता रही थी कि जब एक बच्ची की इमोशनल नीड्स नहीं पूरी होती हैं, तो वो बड़ी होके अपने हस्बैंड में वो इमोशनल नीड्स सीक करती है, और जब वहाँ पे भी नहीं पूरी होती तो उसके बाद वो अपने बच्चों में वो चीज़ करती है, और उसकी वजह से ही वो इतनी पोसेसिव हो जाती है अपने बच्चों की तरफ कि वही तो उसकी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बन जाते हैं। तो हमने बड़े होते हुए इस तरह की बहुत चीज़ें सही हैं कि जिनमें या तो हमारी इमोशनल नीड्स नहीं पूरी हुई, या फिर हम बहुत तन्हा फ़ील करते थे, और उसकी वजह से हम सिर्फ़ उस तन्हाई को ख़त्म करने के लिए हमने किसी के साथ अपना रिश्ता बना लिया, और उसकी थोड़ी-सी प्रेज़ हमारे लिए इतना सब कुछ पूरी ज़िंदगी बन गई। तो आपको आज ये सेल्फ़ असेसमेंट जो निम्रा ने कहा है, उसमें आपको बैठ के ये सोचना है कि मेरी ऐसी कौन-सी नीड्स हैं, इमोशनल नीड्स, जिनको मैंने खुद से फुलफ़िल करना है, इससे पहले कि मैं किसी और के साथ अपना रिश्ता बनाऊँ। कोई और आके आपको कंप्लीट नहीं कर सकता। आपको खुद एक कंप्लीट इंसान बनना है, और उसके बाद आप किसी और के साथ अपना रिश्ता जोड़ सकते हो। तो इन चीज़ों को अनलर्न करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए एक बहुत डीप रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है कि आप बैठो, आप अपने आप से उस तरह के सवाल करो कि आपको समझ में आए कि मैं क्यों अब्यूज़ बर्दाश्त करती रही इतने सालों तक? या फिर मैंने क्यों इस तरह से रिएक्ट किया उसकी बात पे, या फिर मैंने क्यों इतनी जल्दी एक बंदे को अपनी ज़िंदगी का सब इतना बड़ा हिस्सा बना दिया? और उन चीज़ों को लेकर आपने उसके बाद खुद से अपनी उन नीड्स को फुलफ़िल करना है, ताकि आपको कोई फ़र्क ना पड़े कि कोई बंदा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या नहीं आ रहा, आप इक्वली खुश हो। तो यस, दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से अबाउट द अनलर्निंग। और अनलर्निंग में ऑब्वियसली दिस देयर इज़ अ होल प्रोसेस, आपको सीखना पड़ता है, आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी पड़ती है, और आपको एक्सपीरियंसेस भी करने पड़ते हैं, क्योंकि सिर्फ थ्योरी याद करने से सब कुछ नहीं होता। तो आपकी किस तरह की अटैचमेंट है लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, आपके अगर कोई पार्टनर रहा है तो उसके साथ किस टाइप का आपका अटैचमेंट स्टाइल है, वो भी आपको बहुत कुछ बताएगा। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करो अटैचमेंट स्टाइल के ऊपर, आपको काफ़ी क्विज़ेज़ मिल जाएँगे, और अकॉर्डिंगली आपको पता चल सकता है कि मेरा क्या अटैचमेंट स्टाइल है। क्या मैं एंग्ज़ियस हूँ और एंग्ज़ायटी की वज़ह से मुझे ज़रूरत होती है किसी की? या फिर मेरा एक सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल है कि जिसमें आई एम कंप्लीटली फाइन इफ आई एम बाय माय सेल्फ। सो या देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन एट योर ओन लेवल एज़ वेल टू डू द अनलर्निंग। बिल्कुल, नाउ अनलर्निंग के चीज़ हुँ, भी हुँ। होती है ना कि एक हीलिंग भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन हीलिंग में इस तरह से होता है, अक्सर लोग अपने आप को सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे कि हीलिंग और सप्रेशन में किस तरह से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं या उसको किस तरह जान सकते हैं? यस एग्जैक्टली, तो हीलिंग जो है, हीलिंग के लिए काम की ज़रूरत होती है। सप्रेशन के लिए आप उस टाइम पे उस चीज़ को अवॉइड कर लेते हो और किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लेते हो, ताकि आपको उन इमोशंस का सामना ना करना पड़े। अब वो डिस्ट्रैक्शन ये हो सकती है कि आपने एक रिलेशनशिप से निकल कर तो दूसरे रिलेशनशिप में फ़ौरन एंटर हो गए, ताकि आपको उसके बारे में सोचना ना पड़े, क्योंकि वो तकलीफ देह होता है सोचना और उस चीज़ को प्रोसेस करना। या फिर वो सप्रेशन ये भी हो सकती है कि आपने फुल्ली अपने करियर को अपने आप को डेडिकेट कर दिया, या अपने बच्चों को डेडिकेट कर दिया। आपने उस चीज़ को इतना बड़ा अपने लिए बना लिया कि आपको ज़रूरत ना पड़े सोचने की रिलेशनशिप के बारे में। तो ये सप्रेस करना नॉर्मली एक इमोशन को मज़ीद इंक्रीज़ करता है। आपका जो तकलीफ़ है, आपका दर्द है, वो वक़्त के साथ-साथ बढ़ता जाएगा, और एक टाइम पे आके वो एक बीमारी की शक्ल लेकर आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। अब वो बीमारी कहाँ से आई आपको समझ में नहीं आएगी, कि कोई ऐसी फिज़िकल रीज़न तो है नहीं कि मैं बीमार हूँ। वो स्किन कंडीशंस हो सकती हैं, वो आपकी मुख्तलिफ बॉडी से रिलेटेड, नथिंग टू डू विद साइकोलॉजिकल। लेकिन वो कहीं न कहीं उस सब सप्रेशन से आ रही है, जो कि कुछ साल पहले या कुछ टाइम पहले आपने जिन फीलिंग्स को प्रोसेस नहीं किया था। और प्रोसेस करना क्या होता है, हीलिंग क्या होती है? वो ये होती है कि आप टाइम लो और आप उस दर्द के बारे में सोचो, उस तकलीफ के बारे में सोचो, उसको अपने आप को फ़ील होने दो, आपका दिल दुखेगा, आपको बहुत तकलीफ होगी। लेकिन जितना आप उस चीज़ को आने दोगे और उसको लेकर आप रोओगे, और उसको लेकर आप जितना हो सके अपनी बॉडी में से वो सब फीलिंग्स को इवैक्यूएट करोगे। अब चाहे आप उसको मेडिटेशन के थ्रू इवैक्यूएट करो, कि आप उसको कलर दो कि ये जो फीलिंग्स हैं, दे हैव दिस डर्टी कलर एंड दे आर ऑल ओवर माय बॉडी। आप फ़ील करो कि मेरी बॉडी में कहाँ-कहाँ मुझे दर्द महसूस होता है जब मैं इस तरह की एक्सरसाइज़ करती हूँ।
For me, generally, it's all over my arms and my shoulders, क्योंकि इट्स एज इफ देयर इज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस चीज़ को अच्छी तरह से अपने अंदर इमेजिन करो और फिर आप डीप ब्रीदिंग के साथ उसको अपने अंदर से इवैक्यूएट करो और आप फील करो कि वो आपके अंदर से ये सब कुछ निकल रहा है। ये एक बहुत तकलीफ एक्सरसाइज होगी, लेकिन आप जितना इसको करोगे उतना आपकी बॉडी के अंदर से ये सब कुछ निकलेगा, क्योंकि इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। जो भी आपका ट्रॉमा है, जो भी आपकी तकलीफ है, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। और उसको बॉडी में से निकालने के लिए एक ये आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप बॉडी टैपिंग कर सकते हो, जिसमें आप अपनी बॉडी को इस तरह से टैप करो, अपनी आर्म्स को, अपनी नेक को, अपने फेस को, अपने हेड को, ऑल ओवर, जस्ट टू अवेकन योर बॉडी। अपनी बॉडी को जगाओ और उससे कहो कि इस दर्द को निकालो अपने अंदर से। सो दीज आर सम एक्सरसाइजेज दैट यू कैन डू टू स्टार्ट दैट हीलिंग प्रोसेस। और उसके बाद ऑफ कोर्स वन थिंग दैट यू कैन नॉट, जिसकी जिसकी इम्पोर्टेंस को हम नहीं डिवैल्यू कर सकते, इट्स एक्वायरिंग न्यू एक्सपीरियंसेस। अगर आप उसी जगह पे रह रहे हो, वही आपका सेम रूटीन है, तो इट विल टेक अ लॉट लॉन्गर फॉर यू टू मूव ऑन। अगर आप अपनी रूटीन को थोड़ा सा चेंज करते हो, नई जगहों पे जाते हो, नए लोगों से मिलते हो, तो दैट्स गोइंग टू क्विकन द प्रोसेस। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वहाँ पे स्टक ना रहो, बल्कि नए लोगों से मिलो, बाहर निकलो, शेयर करो अपनी जर्नी को, अपनी बातों को दूसरों के साथ। यू लुक फॉर लाइक माइंडेड पीपल। So this is a bit that I would say about the healing versus suppression. Now moving forward, of course, जब आप किसी relationship में enter होते हो, तो you can not always identify क्या चीज़ positive है, क्या चीज़ negative है, कौन से red flags हैं कि जिसको मैंने देखना है और उनके accordingly मैंने उस बंदे के साथ बात नहीं करनी। The thing is कि जो abuser होता है, हर तरह के होते हैं निम्रा, और जो हमने अपनी फर्स्ट शादी में हमने जो कुछ अब्यूज सहा है, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे रिलेशनशिप में भी सेम एग्जैक्टली सिचुएशन हो कि आपको एकदम से समझ में आ जाए। तो आई वुड लाइक टू आस्क यू निम्रा कि ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हैं कि जिनको इन जनरल, लाइक इन पीपल इन जनरल, लेट्स से कि कोई बंदा है जो आपके साथ आपकी इमोशनल नीड्स पूरी कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम ही इज नॉट बीइंग completely transparent about his financial situation, let's say, huh? So this is just an example, but I would like to really ask you, what are the red flags that women should watch out for in their second relationship and in general in relationships after divorce? देखिए, रेड फ्लैग्स का तो टॉपिक इस तरह का है ना, क्योंकि आजकल रेड फ्लैग्स की इस तरह की वैरायटी मार्केट में आई हुई है ना, कि उसके ऊपर हम लोग पूरा एक 2 घंटे का पॉडकास्ट सिर्फ रेड फ्लैग्स पे हाँ, कर सकते हैं। क्योंकि वैरायटी इतनी सही ज्यादा है बात है। रेड फ्लैग्स की हमारे पास ना, जो कि मार्केट में आते हैं और जो सुनने का भी जिनको मिलता है हम लोगों को कि ये इस तरह की रेड फ्लैग्स आ रही है। बट ऑब्वियसली वी हैव टू बी कंसाइज एंड वी हैव टू लाइक give the exactly what women need to hear about it. अब ये है कि उसमें सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए ना कि जो इंसान है वो, उसको कमिटमेंट इश्यूज तो नहीं है। ठीक है, कमिटमेंट इशू का बंदा जो होता है ना, उसका ये होता है कि ही इज अवेलेबल फॉर डेटिंग, ही इज अवेलेबल फॉर कॉल्स, ही इज अवेलेबल फॉर एवरीथिंग, बट ही इज नॉट गोइंग टू कमिट टू यू कि आई एम विद यू। ठीक है, रिलेशनशिप में इस तरह से होता है ना कि सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू अ वुमेन्स पर्सपेक्टिव। एक औरत के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक फ्यूचर की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मर्दों के लिए इट मस्ट बी इंटीमेसी और समथिंग एल्स, बट फॉर अ वुमेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिक्योरिटी। अक्सर मर्द होते हैं ना, वो कहते हैं कि वो मुझे छोड़ के चली गई। वो इस वजह से होता है कि औरत एक चीज से दूसरी चीज की तरफ क्यों स्विच करती है, बिकॉज उसको जो जहाँ पे सिक्योरिटी ज्यादा मिल रही होती है, जहाँ पे सिक्योरिटी उसकी अच्छी उसको महसूस हो रही होती है कि दैट पर्सन कैन सिक्योर माई फ्यूचर, देन शी विल चूज इट। तो जो आपका बंदा होता है, जो कि कमिटमेंट इश्यू जिसके होते हैं, उसका फ्यूचर व्यू नहीं होता है किसी भी रिलेशनशिप का। आप उसके साथ बैठ के कोई भी फ्यूचर प्लानिंग करने की कोशिश करोगे ना, ही विल ट्राई टू अवॉइड द कन्वर्सेशन कि हाँ ठीक है, ये जब हुआ उस वक्त हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, दिस इज अ ह्यूज साइन दैट दिस पर्सन हैज सम काइंड ऑफ कमिटमेंट इश्यूज एंड ही इज नॉट रेडी टू लाइक कमिट टू यू। और एक और चीज जो आपको समझनी चाहिए कि औरतों का ये सब कुछ होता है, इस चीज को वो बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज करती है, कंट्रोलिंग बिहेवियर। ठीक है, हमारे यहाँ मीम्स भी बन रहे होते हैं कि या ही लव्स मी सो मच, ही डजंट लेट मी टॉक टू माय मेल फ्रेंड्स, ही डजंट लेट मी टॉक टू माय कजिन्स एंड ऑल दैट। इतना ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं, उसको अच्छा ही नहीं लगता मैं किसी और से बात करूं। इस चीज को इतना ज्यादा रोमांटिसाइज किया जाता है कि हैरत होती है कि एक बंदा, एक सेंस वाला जो बंदा है, वो कैसे इस चीज को रोमांटिसाइज कर सकता है कि आपको एक बंदा है, वो आपकी अपनी फैमिली से ही कन्वर्सेशन के ऊपर वो आपको पाबंदियां लगा रहा है, और आप उसको रोमांटिसाइज कर रहे हो कि हाँ ठीक है, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ आइसोलेशन दैट वुमेन गो थ्रू, जिसका उन्हें शुरू में, बिगिनिंग में इट फील्स रियली गुड
टू सम वुमेन, ठीक है, उनको उस वक्त बहुत अच्छा लग रहा होता है कि वो चाहता है कि मेरी सारी अटैचमेंट हो। लेकिन जब आगे जाके आपकी रिलेशनशिप में चैलेंजेस आते हैं ना, एंड यू रिक्वायर सम काइंड ऑफ असिस्टेंस फॉर समवन या फिर एडवाइस फ्रॉम समवन, तब तक आप खुद को इतना आइसोलेट कर चुकी होती हो कि आप किसी से एडवाइस भी नहीं ले पाते। तो वो रिलेशनशिप टॉक्सिक होने के बावजूद आपको आउट बाहर निकलने का कोई रास्ता कोई आपको दिखा नहीं पाता, तो आपको उस वक्त समझ आती है कि इसकी बातों में आकर मैंने खुद को कितना ज्यादा आइसोलेट किया है, ठीक है। उसके अलावा another thing that I would like women to consider before dating a guy is try to assess his attitude towards life। देखिए, हर इंसान की जो अपनी जिंदगी होती है ना, उसमें उसकी कुछ प्रायोरिटीज होती हैं कि मेरी जिंदगी में ये प्रायोरिटी है और मैंने इसको किसी भी सूरत सेक्रीफाइस नहीं करना, मेरे ख्याल से। और बाकी चीजों से ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कपल की प्रायोरिटीज मैच होनी चाहिए, ठीक है। अब एक बंदा है, वो आपकी प्रायोरिटीज को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, ठीक है, लेकिन अपनी प्रायोरिटीज आपके ऊपर लागू कर रहा है कि ठीक है, आप उसको कह रहे हो कि मुझे जो है ज्यादा लोगों में बैठना, सोशलाइज करना मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, वो उस चीज को इग्नोर कर रहा है, लेकिन वो आपको बहुत ज्यादा मजबूर कर रहा है कि जिस तरह की मेरा लाइफस्टाइल है तुमने उसको जरूर एक्सेप्ट करना है, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स को वो नहीं दे रहा, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। दैट इज ऑल्सो अ ह्यूज रेड फ्लैग कि वो कभी भी आपके लिए सेक्रीफाइस नहीं करेगा, हमेशा आपसे अपनी बात मनवाएगा, और आपको हमेशा उसके साए में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, आपकी अपनी कोई लाइट नहीं होगी, आप एक शेडो बन के रह जाओगे, ठीक है। तो ये तो बेसिक बेसिक सीधा सीधा कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन जो कॉमन सबसे कॉमन चीज है ना, वो ये है कि अगर बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता ना, और आपको एक्सेप्ट नहीं करता जैसे आपको, ये दो चीजें, एक मिसट्रस्ट एंड लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, दिस इज अ ह्यूज रेड फ्लैग। मूव आउट एंड जस्ट लीव दैट पर्सन राइट देयर एंड देन। अगर वो आपको कहता है कि तुम्हें खुद को चेंज करने की जरूरत है, या अगर वो कहता है कि तुम ये कर तो रही हो लेकिन मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, ठीक है, दीज टू थिंग्स, इनके ऊपर आपने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कभी भी किसी ऐसे इंसान को ट्रस्ट नहीं करना, कभी किसी ऐसे इंसान को आपने अपनी जिंदगी में हिस्सा नहीं देना, या या तो आप जो ऐसा ओरिजिनल पर्सन हो उसको चेंज करना चाहता है, या फिर आपको मिसट्रस्ट देके, बिकॉज दिस इज द फॉर्म ऑफ अब्यूज। मिसट्रस्ट जो होता है ना, जो बार बार एक बंदे को यकीन एक चीज का बावर करवाया जाता है कि तुम इस चीज में भी तुम गलती कर सकती हो, उस चीज में भी कर सकती हो, तुम्हारा ये जो रिलेशनशिप ठीक नहीं है, वो रिलेशनशिप ठीक नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बाद में जाके बन जाता है। शुरू में बेशक आपको इस चीज के ऊपर हो कि आपको बड़ा अच्छा फीलिंग आ रही है, बट बाद में जब आप खुद को पहचान ही नहीं पाते ना आईने में देख के, उसने आपको इतना बदल दिया होता है, फिर उस वक्त आपको तकलीफ होती है बहुत ज्यादा। तो ये कुछ चीजें हैं जो मेरे ख्याल से हमें जहन में रखनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एनी रिलेशनशिप, कि आप इन चीजों को जहन में रखिए। और उसके अलावा देखिए, हर इंसान की अपनी भी कुछ होते हैं जो वो चीजें जहन में रख सकते हैं कि ये चीजें हैं मेरी, अगर ये चीज इस चीज के ऊपर वो अगला बंदा मेरे साथ नहीं है, तो आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट द रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। अब एक चीज एक और भी होती है जो आपको जहन में रखनी चाहिए कि जब भी आप रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपको हमेशा अपनी बाउंड्रीज जो है वो बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करनी चाहिए, ठीक है, कि मेरी ये बाउंड्रीज है और इनको मैं तुम्हारे कहने के बावजूद भी कभी क्रॉस नहीं करूंगी, ठीक है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ। एक बंदा है, वो आपको कहता है कि अगर मुझसे तुमने रिलेशनशिप रखना है ना, तो यू हैव टू डिलीट द नंबर्स ऑफ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स भी, ठीक है, और तुम्हें उनको भूल जाना है, तुम्हें उनकी कॉल नहीं अटेंड करनी, तुम्हें उनसे मिलना नहीं है, ये जो तुम्हारा गर्ल्स हैंग आउट बाय होता है ये तुम नहीं कर सकती। तो आपको इस चीज में घबराने या शर्माने की जरूरत नहीं है उसको ये कहते हुए कि नहीं नहीं, मैं तो अपनी फ्रेंडशिप जो है वो शादी के बाद भी अपनी कायम रखूंगी। फीमेल फ्रेंडशिप्स में तो किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो ये चीज आपको क्लियरली अगले बंदे को डिफाइन करनी चाहिए कि मेरी ये बाउंड्रीज है, इसको तुम क्रॉस नहीं कर सकते, और मेरा जो एक चल रहा है, जिस तरह से मैं अपनी जिंदगी को जिस तरह से गुजार रही हूँ, अगर उसके साथ कोई गलती मैं नहीं कर रही, मैं उसको ठीक तरीके से गुजार रही हूँ, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम उन बाउंड्रीज को क्रॉस करो, मेरे स्पेस को ऑक्युपाई करो और मेरी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करो, ठीक है। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल से आप भी कुछ ऐड कर सकती हैं कि किस तरह से इंसान अपनी बाउंड्रीज को सिक्योर कर सकता है विदाउट गिल्ट, विदाउट शेम, या फिर एम्बेरसमेंट अगले को बताना अपनी बाउंड्रीज के बारे में। बिल्कुल, अच्छा इसके ऊपर मैंने काफ़ी काम किया पर्सनली बिकॉज़ जब मेरी सेपरेशन हुई ना और आई थिंक जब मेरी शादी हुई थी तो आई हैड सम इश्यू विदिन माई सेल्फ कि मुझे वैलिडेशन सीकिंग करने का बहुत वो था कि मुझे दूसरों की वैलिडेशन की ज़रूरत होती थी टू बी एबल टू कंसीडर माई सेल्फ एज कम्प्लीट एज गुड इवन दो आई वॉज कॉन्फिडेंट। लेकिन ये कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ तो मुझे उसके लिए प्रेज मेरे पेरेंट्स को करना चाहिए, मुझे कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए, दिस एंड दैट। तो शादी भी कहीं न कहीं उसी माइंडसेट को लेके हुई कि अगर मैं कर रही हूँ तो मेरी चॉइस ठीक इसलिए है कि मेरे पेरेंट्स उससे उससे अप्रूव कर रहे हैं और उस टाइम पे मैं कभी भी ऐसी ना होती
कि मैं अपनी मर्ज़ी से जाके शादी करती या फिर अपनी मर्ज़ी से कहती कि नहीं, मैं ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करने वाली। दैट वाज़ अ वीकनेस दैट आई हैड। फिर उसके बाद ये कि निम्रा, जब बाउंड्रीज़ को सेट करने का टाइम आता है ना, तो जो आपने एग्ज़ाम्पल दी, इट्स अ वेरी क्लियर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई आपको मना कर रहा है सबसे बात करने से, तो इट्स वेरी क्लियर दैट देयर इज़ सम प्रॉब्लम इनसाइड ओवर देयर। प्रॉब्लम ये होता है कि लोग इतने क्लियर होते नहीं हैं। वो शुरू में बहुत सपोर्ट दिखाते हैं, जनरली नार्सिसिस्ट्स एंड कंट्रोलिंग मैन लाइक दैट, वो शुरू में बहुत आपको सपोर्ट दिखाएँगे। वो देखेंगे कि आपको कहाँ पे कमी है, किस चीज़ की कमी है, कहाँ पे आपको ज़रूरत है अफ़ेक्शन की, प्यार की, इमोशनल सपोर्ट की, ये वो वहाँ पे आपको बहुत आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप माँ हो, आपके बच्चे हैं, तो वो उस चीज़ को लेके भी आपको बहुत अच्छा वो करेंगे कि नो, यू आर सच अ गुड मॉम एंड दिस एंड दैट, एंड जस्ट टू मेक यू फील, जस्ट टू आपको कंट्रोल कहीं न कहीं करने के लिए, आपको शो करने के लिए कि देखो मैं कितना तुम्हारा ख़्याल रखने वाला हूँ, ये वो। फिर उसके बाद विदाउट बीइंग वेरी डायरेक्ट, जब वो देखेगा कि आपका एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है और आप उस फ्रेंड से मिलके वापस आ रही हो और खुश हो या एनीथिंग लाइक दैट, तो वो अपना उसका मुँह बन जाएगा। और वो आपके साथ बात नहीं करेगा, देयर इज़ नो रीज़न, नो क्लियर रीज़न अबाउट दैट, लेकिन ये कि वो उस चीज़ को लेके अपसेट है, लेकिन वो आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा, और जब आप इंसिस्ट करोगे तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत लड़ाई होगी उसके ऊपर एंड दिस एंड दैट। लेकिन जस्ट टू से कि लोग जो है ना बहुत इतने डायरेक्ट नहीं होते, आपको अपनी असल शक्ल दिखाने में। समटाइम्स दे गो थ्रू अदर मीन्स। तो इट्स अप टू अस कि सबसे पहले द फर्स्ट थिंग फॉर अस इज टू आइडेंटिफाई आवर ओन बाउंड्रीज, कि मेरी बाउंड्रीज क्या हैं, क्या चीज़ है जो मैं एक्सेप्ट करूंगी, क्या चीज़ है जो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तो अगर आज आप एक सिंगल मॉम हो या फिर आप वैसे ही एक डिवोर्स्ड औरत हो, तो आप जो है बैठ के लिखो हर एक चीज़ में अपनी डिफरेंट, मेरी लाइफ के डिफरेंट पार्ट्स में, मेरी अपनी पर्सनैलिटी में, मेरी ड्रेसिंग में, मेरे करियर में, मेरे बच्चों के साथ, मेरे घर के मामलात में, मेरे फाइनेंसिस में, what are my boundaries? So first of all, it's very important for you to get clear on them. जब आप क्लियर होगी तो उसके बाद बहुत आराम से आप दूसरे को कह सकती हो, जब आपको नजर आ रहा है कि वो आपकी बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, तो आप उसको आराम से कह सकती हो, बिकॉज यू नो what is it that you are accepting and what is it that you are not accepting. So this is the first thing I would say. Secondly, जब आपकी जिंदगी में कोई आता है ना, तो there is not really a black and white, एक ग्रे ज़ोन होता है। उसमें ये है कि वो बंदा किसी एक चीज़, आपकी बाउंड्री का उसको नहीं पता, तो उसने क्रॉस कर ली फॉर सम रीज़न। अब ये है कि अगर आप ट्रिगर हो जाती हो और आप फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम आपको गुस्सा आ जाएगा, आपको बुरा लगेगा, एंड दिस हैपेंस अ लॉट। जब आपको डिवोर्स होती है और आपको दोबारा से रिलेशनशिप बनाना होता है, तो आपको समझ नहीं आती कि मैं किस चीज़ को एक्सेप्ट करूँ, किसको ना करूँ, और कभी आप थोड़ा ज़्यादा मना कर देते हो। तो उस टाइम पे आपको अपने ज़हन में थोड़ा टाइम लेके क्लियर होना है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप लोग बाहर निकले हो, और आई मीन ही इज़ इंसिस्टिंग ऑन यू टू, लेट्स से टू गो टू अ सर्टेन प्लेस, ठीक है? फर्स्ट टाइम भी उसकी चॉइस थी, सेकंड टाइम भी उसकी चॉइस है, एंड इवन दो यू हैव एक्सप्रेस्ड कि मैं यहाँ पे जाना चाहती हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो इस चीज़ के ऊपर इंसिस्ट करके आपको घुमा फिरा के वहीं पे ले जाता है जहाँ पे वो चाह रहा है। तो बजाय इसके कि सिर्फ़ आप उस बात को लेके नाराज़ हो और कहो कि ओह माय गॉड, दिस इज़ डेंजर, रेड फ्लैग, मैं यहाँ पे नहीं जा रही। टेक सम टाइम टू एक्सप्रेस इट टू दैट पर्सन कि मेरी फर्स्ट टाइम भी तुमने चॉइस की थी, सेकंड टाइम भी तुमने की थी। इन जनरल इस तरह की सिचुएशन मैं नहीं एक्सेप्ट करती, बिकॉज़ आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ द डिसीजंस एज़ वेल। सो दैट्स व्हाई फ्रॉम नाउ ऑन आई वुड लाइक टू टेक द डिसीजन माय सेल्फ एज़ वेल। तो ये कि जब आप उसको बोलो और उसको समझ आए और वो उस चीज़ को एक्नॉलेज करे, और उसके बाद वो दोबारा आपकी बात को ना माने और दोबारा अपने तरीके से करे, दैट्स द टाइम व्हेन यू नो दैट ही हैज़ ट्रूली क्रॉस्ड योर बाउंड्री। क्योंकि अगर उसको पता नहीं था तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जब आपने उसको बता दिया और उसके बावजूद उसने वैसे किया, तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम आपने उसकी बात बर्दाश्त नहीं करना, एंड यू जस्ट हैव टू स्टॉप, और आपने कह देना है कि नो, दिस इज़ नॉट फॉर मी, आई एम नॉट कंटिन्यूइंग विद दिस पर्सन एनीमोर। क्योंकि बहुत छोटी-छोटी सटल चीज़ें होती हैं, जिनको लेके ये लोग आपकी बाउंड्रीज़ क्रॉस करते हैं। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी क्लियर, और आपके अंदर से खौफ नहीं होना चाहिए अपनी बाउंड्री कम्युनिकेट करने का। उस खौफ को निकालो अपने अंदर से, वो एक बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और दिस इज़ समथिंग दैट आई एम पर्सनली वर्किंग ऑन इवन टुडे, लाइक इवन आफ्टर ऑल दिस टाइम। अ, अपने अंदर से खौफ जो है ना, उस चीज़ को ख़त्म करो, ज़्यादा चांसेस देना बंद करो, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है किसी को इतने चांसेस देने की। आप अपनी ज़िंदगी में सेट हो, यू आर अ कंप्लीट पर्सन एंड यू हैव वर्क्ड ऑन योर हीलिंग। अब आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ वैल्यू ऐड करने के लिए किसी को ढूँढ रही हो, इसलिए नहीं ढूँढ रही कि आप
उसके टेंट्रम्स को और उसकी उल्टी-सीधी आदतों को बर्दाश्त करो, इसलिए नहीं है। आई डोंट थिंक वी हैव टाइम फॉर दैट। सो फॉर अ सेकंड टाइम डेफिनिटली अपनी बाउंड्रीज़ को पहले खुद क्लियर हो और उसके बाद उनको कम्युनिकेट करना सीखें। दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। सो या वेरी इंपॉर्टेंट, आपने सही कहा। इस तरह से होता है ना कि हमारे मेरे साथ, मैं अपना पर्सनल आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या होता है। मैं जो हूँ काफी ब्लंट हूँ इस चीज को लेके। मुझे मेरा अगर कोई बंदा मेरे किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रही हूँ और मुझे उसकी किसी बात में कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि रिसेंटली मैं आपसे शेयर करती हूँ, रिसेंटली क्या हुआ कि आई वॉज कम्युनिकेटिंग विद अ गाय ऑनलाइन एंड ही वॉज बीइंग वेरी मिसोजिनिस्टिक। तो मेरी ये आदत है कि आई जस्ट कम्प्लीटली लाइक मैं एकदम उसको बोल देती हूँ कि यू आर रॉन्ग हियर ना, मैं उसको एकदम से कन्फ्रंट करती हूँ। आई डोंट केयर अबाउट के बुरा मनाता है जो वो, आई डोंट केयर। लेकिन इफ द पर्सन इज रॉन्ग तो मैं उसको फौरन उस चीज को करती हूँ। फिर पता है मेरे साथ क्या होता है वो बंदा मेरे से साइड पे हो जाता है। तो इस तरह ये होता है कि ये लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते इस चीज को ना, कि एक औरत है वो अपने लिए स्टैंड ले रही है, वो आपको बाउंड्री सेट कर रही है, वो आपको उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करने दे रही। तो वो उस चीज को फिर वो करके वो बना के तो वो खुद भी वो साइड पे हो जाते हैं। जिस तरह कि आई एक्चुअली ब्लॉक्ड अ गाय रिसेंटली हु वाज सेंडिंग मी सम काइंड ऑफ inappropriate रील्स वगैरह। तो मैंने उसको कहा कि आई वोंट टॉलरेट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, यू कैन नॉट रिस्पेक्ट मी लाइक दैट बाय सेंडिंग दिस काइंड ऑफ कंटेंट, तो आई विल ब्लॉक यू। तो उसने मुझे कहा कि ब्लॉक कर दो और मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। सो ये चीज मैं सिखाना चाह रही हूँ लड़कियों को भी कि डोंट केयर अबाउट दिस लल्लू पंजू जो भी है ये। अगर आपको इस तरह से डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं तो डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपने फौरन कन्फ्रंट करना है उसी जगह पे। और जरूरत पड़ती है तो उसको ब्लॉक करें, उसको रिमूव करें, लेकिन किसी भी इंसान को अपने आप को वायलेट मत करने दें, ठीक है। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर्स द मोस्ट। तो ये एज एज अ लेसन एक मैं चीज में ऐड करना चाह रही थी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो एक और चीज जो है हम इस एपिसोड में करने जा रहे हैं वो है हमारा एक सेगमेंट जो कि है रियल टॉक फ्रॉम द इनबॉक्स, जिसमें हम लोग बात करते हैं हमारी जो फेसबुक कम्युनिटी है उसमें आने वाली पोस्ट के बारे में। तो आज भी एक पोस्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिसमें एक हमारी मेंबर ने अपना एक पर्सनल क्वेश्चन शेयर किया था, जिसमें वो पूछ रही थी एक डिवोर्स के ओवर होने के बाद जो जिंदगी होती है उसको किस तरह से गुजारा जा सकता है, और उसमें जो इंसान की अपनी जो पर्सनल नीड्स होती हैं, जो सेक्सुअल नीड्स होती हैं, उनको किस तरह से किया जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है। तो उस पे किसी औरत ने उनको ये कमेंट दिया कि आप दूसरी शादी कर लो। उस पे फिर एक और कमेंट आया कि एक शादीशुदा और एक बच्चों वाली औरत से कोई क्यों शादी करेगा। तो उसके ऊपर फिर मैं चाहूंगी कि सदफ हमें थोड़ा सा इसके ऊपर बताएं, बिकॉज सदफ इज मैरिड एंड सदफ इज डिवोर्स्ड एंड शी हैज किड्स। तो आपको फिर इस तरह से आप किस तरह से इस तरह के जो रिमार्क्स होते हैं उनको किस तरह से आप डील करती हैं, कोई इस तरह के रिमार्क्स देता है तो आप क्या उसको एडवाइस देती हैं ऐसी ऐसी औरतों को। हुँ। अच्छा, तो इसमें ये कि निम्रा, आई थिंक हमारी अपनी वैल्यू का सिर्फ़ हमें खुद पता होता है और हमें खुद उस चीज़ को करना चाहिए, डिफ़ाइन करना चाहिए। मेरी क्या वैल्यू है मैं जानती हूँ और मुझे दूसरों को अलाउ नहीं करना कि वो कहें कि अच्छा ये डिवोर्स्ड है, बच्चों की माँ है, तो इसको तो ये नहीं मिलेगा, इसको वो नहीं मिलेगा। इट्स नॉट अप टू देम। अगर आप बाहर देखो ना, आपको ऐसी बहुत सी औरतें मिलेंगी जो 1-2 डिवोर्सेज़ के बाद भी ठीक-ठाक खुशबाश रह रही हैं, ठीक है? और कई हैं जिन्होंने दोबारा से शादियाँ की हैं और उसके बाद जाके वो ठीक-ठाक रह रही हैं। इट्स अप टू देम, इट्स नॉट अप टू द फैक्ट कि एक दफ़ा डिवोर्स हो गई तो उसका मतलब है कि मेरी वैल्यू ख़त्म हो गई। अगर मेरे बच्चे हैं और मैं डिवोर्स्ड हूँ तो मुझे कोई अच्छा मर्द नहीं मिलेगा, तो मैं तो कुछ भी एक्सेप्ट कर सकती हूँ। अगर कोई बंदा मेरे बच्चों को एक्सेप्ट कर रहा है तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी गनीमत है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपने डिसाइड करना है कि आपकी वैल्यू क्या है, आप अपने आप को क्या वैल्यू देना चाह रहे हो। आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है, तो ऑब्वियसली दैट्स द फर्स्ट थिंग। लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, तो उसके बाद चाहे आपके बच्चे हों, ना हो, यू एज़ अ वुमन योरसेल्फ आर इज़ समवन हू इज़ वैल्यूएबल, क्योंकि एक तो आपके पास ये एक्सपीरियंस है एक्स्ट्रा, एक डिवोर्स का, आप बेहतर समझ सकती हो और मर्दों को बेहतर समझ सकती हो, इमोशनल इंटेलिजेंस को आप बेहतर समझ सकती हो। एंड सेकेंडली अगर आपके बच्चे हैं तो दैट्स इवन बेटर, क्योंकि मर्दों को एक मैच्योर औरत बहुत बेहतर लगती है बजाय इसके कि एक ऐसी औरत जिसको अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एंड हु इज एट अ वेरी अर्ली स्टेजेस, राइट? इस तरह की बहुत लड़कियां हैं आजकल जो कि बहुत शुरू से ही बहुत सख्त होती हैं अपने अपने हस्बैंड्स के साथ, या आई हैव हैड सीन अ फ्यू एग्जांपल्स अराउंड मी जिनको ना तो वो इन-लॉज़ के साथ रखना चाहती हैं, ना तो वो अपने हस्बैंड्स को कोई इम्पोर्टेंस देती हैं। इट्स
डेफिनेटली द बैकलैश ऑफ वट एवर दे हैव, जो कुछ भी औरतों के साथ हुआ है, तो ऑब्वियसली दिस इज द रिएक्शन। लेकिन इसके बावजूद एक औरत जो कि डिवोर्स्ड है, जो कि बच्चों की माँ है, उसके अंदर जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस से आई है, वो इट्स हाईली वैल्यूएबल। एंड दैट्स वाई ऑल्सो आप ही ने ग्रुप में शेयर किया था निम्रा, देर वॉज दिस, इट वॉज टॉकिंग अबाउट सम बाजार इन अ कंट्री इन अफ्रीका, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द कंट्री, लेकिन ये कि इट वाज सम डिवोर्स्ड वुमेन बाजार, जहाँ पे वो औरतें जो कि डिवोर्स हो चुकी हैं, तो उसके बाद वो अपनी सब उनके वैल्यूएबल्स जो भी चीज़ें हैं, उनका घर एंड उनका फर्नीचर दिस एंड दैट, वो वहाँ पे सेल करती हैं। एंड दीज वुमेन इन दैट कंट्री ऑफ अफ्रीका आर कंसिडर्ड टू बी वे मोर वैल्यूएबल कंपेयर्ड टू द सिंगल वुमेन। तो मैं यही ऐड करना चाहूंगी कि आप एज अ वुमेन अपनी वैल्यू आप खुद डिसाइड करती हो। चाहे आपने कभी भी शादी नहीं की, चाहे आपने की है और उसके बाद आपकी नहीं हुई सही से, यू कुड नॉट कंटिन्यू, यू हैड टू डिवोर्स और वट एवर, आप खुद डिसाइड करती हो, ये कोई और नहीं डिसाइड करेगा। तो आपको ये बात अपने जहन में, ये बिलीफ चेंज करने की ज़रूरत है कि वो अगर डिवोर्स है और उसके बच्चे हैं, तो उसको उसके साथ शादी करेगा कौन। ये बात हम लोगों को अपनी उसमें से निकालने की ज़रूरत है। आई डोंट नो वेदर यू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस, निम्रा, but I personally was really shocked to read that comment. नहीं, ये बात तो सच है, जिसमें कि आई ऑल्सो गॉट डिवोर्स्ड रिसेंटली। आई डोंट हैव एनी किड्स, लेकिन जो भी है अब अ, ऐसा होता है ना कि एक औरत अगर वो डिवोर्स्ड है और उसके बच्चे हैं, तो उसके लिए सोसाइटी का एटीट्यूड पूरा डिफरेंट होता है। और एक औरत है, वो काफी यंग है, उसकी यंग एज में डिवोर्स हुई है और उसके बच्चे नहीं है, तो उसका डिफरेंट होता है। अब जिस तरह कि मुझे ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि शुक्र करो तुम अभी बहुत यंग हो और तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है, तो तुम्हें आसानी से कोई भी लड़का मिल जाएगा। तो तुम किसी कवारे लड़के से भी शादी कर सकती हो, बिकॉज तुम बहुत यंग हो और तो तुम गुड लुकिंग भी हो, तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। बट द थिंग इज कि इस चीज से क्या फर्क पड़ना चाहिए कि एक बंदी के बच्चे हैं या नहीं है, इस चीज से एक औरत जो है वो वैल्यू क्या ला रही है उस रिलेशनशिप में, ठीक है, वो कितनी मेच्योर है, और वो एक लाइफ को, जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है लाइफ हर इंसान की, उसको नेविगेट करने में वो कितनी एक्सपीरियंस है। आई थिंक दैट इज व्हाट शुड डिसाइड कि उसको किस तरह का पार्टनर मिलना चाहिए, और उसको मैरिड पार्टनर मिलना चाहिए या अनमैरिड मिलना चाहिए, या फिर उसकी जो अपनी प्रायोरिटी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ औरतें होती है ना कि वो नहीं चाहती कि उनको कोई इमेच्योर पार्टनर मिले, उनको मेच्योर पार्टनर चाहिए होते हैं जो डोंट माइंड गेटिंग मैरिड टू अ डिवोर्स्ड और इवन अ मैरिड मैन, ठीक है, क्योंकि सेकंड मैरिज तो अलाउड है, आप सेकंड मैरिज भी किसी के साथ करना चाह रहे हैं तो वो चीज भी अलाउड है। लेकिन ये है कि एक औरत को मेरे ख्याल से खुद डिसाइड करना चाहिए, सोसाइटी को उसके जहन में नहीं डालना चाहिए। जिस तरह की सोसाइटी ट्रीट कर रही होती है ना उसको, कि हाँ अब तो तुम्हारे बच्चे भी हैं और तुम उम्र भी काफी हो गई है, तो अब ये है कि अब तो तुम्हें काफी ज्यादा सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। चाहे उसके अपने जहन में ये चीज ना भी हो, सोसाइटी उसको ये फीड करना शुरू कर देती है कि हाँ लोअर योर स्टैंडर्ड्स, अब पहले वाली बात नहीं रही, अब तुम्हारी गोद में बच्चा है तो अब बहुत कुछ हो जाएगा। अब जैसे कि मुझे कहते हैं कि हाँ शुक्र करो तुम्हारा तो कोई बच्चा नहीं है, तुम तो यंग भी बहुत हो, तो तुम्हें तो आसानी से कोई भी मिल जाएगा। और मुझे अक्सर ये मशवरे भी दिए जाते हैं सदफ के, अब तुमने जल्दी से शादी करनी है। मुझे मुझे मतलब यही कहते हैं सब लोग कि तुम तो यंग हो, अभी तुम्हारा कोई भी मसला नहीं है, तो तुम बताओ, बस तुम हमें बताओ, हम रिश्ते तैयार करके बैठे हुए हैं कवारे लड़के से, हम तुम्हारी शादी करवाते हैं जिसकी कोई भी डिवोर्स नहीं हुई हुई होगी। बट आई हम्म। ऑलवेज से कि मैंने पहली शादी भी शादी के गर्ज से तो नहीं की कि मैंने बस शादी करनी है इसलिए कर रही हूँ। आई वॉन्टेड टू सेटल डाउन इन माई लाइफ, आई वॉन्टेड टू हैव माई ओन फैमिली। दैट वॉज द रीजन दैट आई गॉट मैरिज द फर्स्ट टाइम। लेकिन आई सॉ दैट दैट पर्सन इज असॉल्टिंग मी, वो मुझे असॉल्ट कर रहा है, तो वो मेरे बच्चों के साथ कैसा होगा। वही बात जो मैं लड़कियों को कहती हूँ कि इमेजिन दैट पर्सन एज द फादर ऑफ योर किड्स, आपको समझ आ जाएगी कि आप उसके साथ रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो, ठीक है। आई न्यू कि इसके साथ मैं नहीं रह सकती, तो ये मेरे बच्चों को सॉल्व करेगा, तो फिर तो मुझे इसे कत्ल करना पड़ेगा। आई कैन नॉट हम्म। स्टैंड दैट ही असॉल्ट माय किड्स, तो लाइक बिल्कुल। ही असॉल्टेड मी। तो मुझे पता था ना कि इस चीज के साथ मैं नहीं रह सकती, दैट्स व्हाई आई वॉकड आउट ऑफ मैरिज। अब मैं बिल्कुल ब्लाइंड होकर दोबारा से किसी के साथ शादी करूं और फौरन फास्ता मुझे ऐसे वाकयात का फिर से सामना करना पड़े, तो वो फिर एक वाइज डिसीजन तो ना हुआ ना। So that's why I am हम्म। taking my time and I am thinking about it, and maybe I don't get married again, but this decision should be taken by myself ना। एक सोसाइटी को मुझे फीड नहीं करनी चाहिए ये चीज कि हाँ ठीक है अब वो भी सोच रहा होगा कि इसकी शादी होती है कि नहीं। मुझे क्या लगे वो क्या सोच रहा है, मुझे क्या लगे कि वो इस चीज पे सोच भी रहा है कि नहीं सोच रहा है, या मुझे उसको प्रूफ हम्म। नहीं करना है। आई जस्ट हैव टू like be sure that if I want it I will do it, if I don't want it I won't do it. So this is all I want to include कि let the woman decide what she wants and what kind of partner she wants, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा लास्ट सेगमेंट है उसकी तरफ हम लोग आते हैं, जिसमें है जी री इन्वेंशन स्पार्क, हमारा लास्ट सेगमेंट है, जिसमें हम लोग कोई भी किसी किस्म की हार्ड एडवाइस आपको देते हैं जो कि आपको काम आ सकती है। अब जिस तरह कि हमारा आज का टॉपिक इमोशनल मेच्योरिटी का है, तो उससे रिलेटेड ही मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगी, एक मैसेज देना चाहूंगी
कि जो इमोशनल मेच्योरिटी है उसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि नो योर सेल्फ, नो दाई सेल्फ। ठीक है, अपने आप को जानना। जब आप अपने आप को जान लेते हो ना, जब आप अपना अक्स अच्छे तरीके से देख पाते हो, ठीक है, विदाउट एनी ब्लरिंग इफेक्ट या किसी छवि के बगैर, किसी अक्स के ऊपर आपको कोई और किसी का साया नहीं नजर आता, आप अपने आप को क्लियरली देख सकते हो, तो तब आप अपने पार्टनर को भी क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, जब आप अपने बारे में कंफ्यूज होती हो ना, आपको अपनी पहचान नहीं होती, आपको नहीं पता होता मैं कौन हूँ। ठीक है, मेरा ये मानना है कि हर इंसान को जिंदगी में एक बार ये सवाल अपने आप से जरूर पूछना चाहिए, मैं कौन हूँ। ठीक है, मेरा नाम तो निम्रा इफ्तिखार है, मैं एबटाबाद में रहती हूँ, मैं 28 साल की हूँ, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन मैं हूँ कौन? मैं एज ए इंसान मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरी क्या पहचान है? ठीक है, मैं इस दुनिया में क्या वैल्यू लेके आ रही हूँ, मैं जिन लोगों के साथ रहती हूँ उनकी जिंदगी में मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, और उसको मैं बेहतर कैसे कर सकती हूँ, मैं अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ा सकती हूँ, ये सवाल आप अपने आप से पूछें। जब इसका क्लियर आपको जवाब मिल जाता है ना, तो फिर आप अपना पार्टनर ढूंढिए, क्योंकि जब आप अपने बारे में क्लियर होंगे तब आप अपने पार्टनर को भी क्लियरली देख सकेंगे। एज अ पर्सन वो जैसा है उसको वैसे देख सकेंगे, किसी किस्म की ब्लरी ग्लासेस लगा के, रोज कलर ग्लासेस लगा के आप उसको नहीं देखोगे, आप उसको जैसा वो है उसको वैसे ही देखोगे। तो सबसे ज्यादा ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आज का जो एपिसोड है वो यहाँ पे खत्म होता है, तो हमारा जो एपिसोड का आउटरो है उसके लिए आई विल हेड ओवर टू सदफ। Thank you, Nimra. Acha, thank you everyone for watching this episode. It's just that I would really ask you as a person, जबकि क्योंकि आप डिवोर्स से गुजरना बहुत एक तकलीफ-दह चीज़ है और ये हम सब जानते हैं, इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, हम सब जानते हैं कि कितनी तकलीफ से हम गुजरते हैं। अपनी फैमिली की इतनी बातें सुनने को मिलती हैं, लोगों की इतनी, सोसाइटी की इतनी बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन आप खुद अगर वो इंसान बन जाओ ना, जो कि आप खुद डिसाइड करो कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं अपने आप को किस चीज़ के लिए पनिश करूँगी, किसके लिए पनिश नहीं करूँगी। तो जब आप खुद वो मेन इंसान बन जाते हो ना, तो आप किसी और को अपने ऊपर उँगली उठाने नहीं देते। आप किसी और को आप अपनी फीलिंग्स को अफ़ेक्ट करने नहीं देते। सो आई वुड रियली आस्क यू कि आप अपनी इमोशनल मैच्योरिटी के ऊपर ज़रूर काम करें, क्योंकि इससे ना सिर्फ़ ये कि अगर आपका कोई सेकंड रिलेशनशिप हो, वो इम्प्रूव होगा, बल्कि उसके अलावा इन जनरल आपके लोगों के साथ फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशनशिप्स एंड सोसाइटी में आपकी जो पोज़ीशन है, इट्स गोइंग टू बी रियली इम्प्रूव्ड। और इमोशनल मैच्योरिटी के ऊपर काम आई थिंक हमेशा चलता रहता है, लेकिन एट दिस स्टेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन बेसिक्स को अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी सोच में आप इम्प्लीमेंट करें, आप इंटीग्रेट करें, ताकि उसके बाद आप एक डिफरेंट थिंकिंग के साथ दोबारा से अपनी ज़िंदगी कंटिन्यू रख सकें आगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट एपिसोड वेरी सून। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।